पीजी वेलकम, सी यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? होप सो यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आपको एक बात बता दूं कि यदि आपको इन सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप का नाम भी आपका पीजी पॉइंट ही है। और अगर आपको लिंक के माध्यम से जुड़ना है तो एक बार जरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी। वहां भी ना मिले तो अबाउट सेक्शन में चेक कर लीजिएगा। बाकी आपको बता दें कि आपकी पेपर 1 की क्लासेस जो आपकी 80 नंबर का आना है वो उसकी पूरी 28 वीडियोस के साथ कंप्लीट हो चुकी है। तो जो बच्चे नए हैं वो जा करके फटाफट से वो क्लासेस जरूर देख लीजिएगा। ये पेपर 2 की क्लास आपकी सुबह चल रही है 10 बजे। पेपर 3 की क्लास आपकी चल रही है शाम को 5 बजे। जल्द ही पेपर 2 और पेपर 3 की क्लासेस आपकी खत्म कर देंगे और उसके बाद में कुछ नए सब्जेक्ट से शुरू करेंगे और कुछ प्रैक्टिस सेशन भी लाने का प्रयास रहेगा, है ना। तो ये सब तभी संभव है जब आप लोगों का साथ रहेगा और चैनल का साथ में विकास होगा। ठीक, तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम स्थानांतरण का अर्थ व परिभाषाएं। तो याद रखिएगा आज के इस चैप्टर में आपको कुछ थ्योरीज पढ़नी है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एकदम सीरियसली होकर के वर्ड टू वर्ड पढ़िएगा, तभी आप वहां पर अच्छे शब्दों का अपने लेखनी में प्रयोग कर पाएंगे, जिसके तहत आपको आपके एग्जामिनर के पेन से आपके लिए मार्क्स निकलेंगे। बात समझ में आ गई होगी। जिनका थ्योरी वाला पेपर है वो जरा विशेष ध्यान दें, और जिनका ऑब्जेक्टिव के प्रति क्या है संदेह है तो वो भी थ्योरी के ही हिसाब से पढ़ें। जब आप पूरा पढ़ेंगे ना, फिर चाहे जहाँ से पूछ ले एग्जामिनर, चाहे थ्योरी ले ले, चाहे मल्टीपल ले ले, चाहे घर आके पूछ ले, चाहे मुंह से पूछ ले, चाहे ओरल ले ले, आकर के कुछ कर ले, ऑनलाइन पेपर करवा ले, है ना। लेकिन आप एलिजिबल रहेंगे क्योंकि आपने पूरे पूरे चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं मेरे साथ। विश्वास मानिए, जो आपके पेपर 1 की क्लासेस हुई हैं एक एक लाइन के साथ में मैंने डिटेल में एकदम डिस्क्राइब करके पढ़ाया हुआ है। सो वो क्लासेस आप लोग जरूर देखिएगा। और मेरी इच्छा है कि आप लोग एक क्लास स्वामी विवेकानंद जी की और एक क्लास किशोरावस्था वाली ये जरूर देखिएगा। ये वन ऑफ द फेवरेट क्लास होती है ना जो उनमें से है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। अधिगम स्थानांतरण का अर्थ व परिभाषा, यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए, जब व्यक्ति किसी कौशल को सीख जाता है, यानी कि कोई स्किल का डेवलपमेंट उसके अंतर्गत हो जाता है या उसको किसी सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाता है, तब बाद में उस प्राप्त ज्ञान तथा सीखे गए कौशल का उपयोग किसी अन्य परिस्थिति में करता है तो वह स्थिति अधिगम या प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाती है। जैसे मान लो क्या कि आपने आज किसी को देख करके चाय बनाना सीख लिया, उसके बाद में आप घर आए और आपने सोचा यार आज तो चाय बना कर रहेंगे चाहे जैसे। आप घर आए, आपने चाय बनाई, तो जब ये आपने चाय बनाई है ना तो इसको क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे। तो वो जो प्राप्त ज्ञान हुआ वो क्या हुआ? घर आकर के चाय बनाना। तो इसी को क्या कहेंगे बोलो? देखिए, इसी को कहेंगे कौशल के उपयोग किसी अन्य परिस्थितियों में करते हैं तो वह स्थिति अधिगम या प्रशिक्षण कहलाती है। यानी आपने चाय बनाना सीख लिया, इट्स ओके, बट जब आप घर आकर के उस चीज को ट्राई करेंगे ना तो वो ही आपकी लर्निंग और प्रशिक्षण कहलाएगी, इसी का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक, अब देखो उदाहरण के रूप में इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया। यदि कोई व्यक्ति कार चलाना जानता है और वह ट्रक चलाने में अपने उस ज्ञान का उपयोग करता है तो इसे ही अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। इसी प्रकार भौतिक शास्त्र की में गणना संबंधी समस्याओं के हल में गणित के क्षेत्र में अर्जित पूर्व ज्ञान का प्रयोग करना। जैसे बहुत से फॉर्मूलेज होते हैं ना, आप पहले से सीखे हुए होते हैं और बाद में उन क्वेश्चंस में लगते हैं। ठीक, अब देखो क्रो एवं क्रो के अनुसार जान लेते हैं क्या है कि सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले या कुशलताओं का और सोचने, अनुभव करने का, कार्य करने की आदतों का सीखने के क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणता प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहा जाता है। अब देखो सोरेनसन ने क्या कहा इस विषय में कि स्थानांतरण के में यानी एक्सचेंज में एक उपस्थित में अर्जित ज्ञान, आदतों और प्रशिक्षण का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख होता है। यानी कि आपने किस सिचुएशन में सीखा, उसके बाद में आप किसी अन्य सिचुएशन में उस सीखे गए कौशल का उपयोग कर रहे हैं तो इसी को क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। फिर कुछ शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश के अनुसार आइए जानते हैं क्या है कि अधिगम एक विशेष प्रकार के अंतर रूप पर लागू होता है। इसमें अधिगम तथा परीक्षण की दशाओं में बहुत समानता रहती है। पीटरसन के अनुसार क्या कहा गया कि स्थानांतरण सामान्यीकरण है क्योंकि यह एक नए क्षेत्र तक विचारों का विस्तार है। उसके बाद में कॉलसैनिक ने क्या कहा, स्थानांतरण पहली परिस्थिति के प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतों, अभियोग्यताओं या
अन्य क्रियाओं की दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। मतलब इन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि एक बार जो आप किसी काम को करते हैं उसमें जो आपके लूप एंड फॉल्स हैं उनसे आप सीख लेते हैं, फिर जब आप उनको दोबारा उस काम को करते हैं तो उसमें वो चीज़ें गलतियां नहीं होने देते हैं। इसी को इन्होंने बताया कि इसी को स्थानांतरण कहते हैं। मतलब गलतियों का अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो चीज़ आपने वहां से सीखी वो दोबारा जब आप वो काम करते हैं तो वो चीज़ें फिर से दोहराते हैं, वहां पे सीखी हुई जो चीज़ें हैं वो अनुभव अपना यूज करते हैं। ठीक, अब देखो एलन विंस्टीन के अनुसार क्या कहा गया कि अधिगम के स्थानांतरण से अभिप्राय है एक कार्य की निष्पत्ति दूसरी निष्पत्ति से प्रभावित होती है। ठीक, जैसे बोलते हैं क्या कि खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदलता है, बस इन्होंने उसको अपनी भाषा में यही समझाया है। ठीक, गुथरी एवं पावर्स के अनुसार क्या कहा गया कि अधिगम अंतरण के अभिप्राय व्यवहार के विस्तार तथा विनियोग से है। उसके बाद में ML बिग्गी के अनुसार, अब आप सोच रहे होंगे मैम हम इतने सारे साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से कैसे याद करेंगे, याद आपको करना ही नहीं है, चीज़ें आपको रटनी ही नहीं है। मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, PDF उठाइए, एक बार रीडिंग करिए, हफ्ते में एक दिन बना लीजिए, बताइए तो मैं उस दिन क्लास लेना बंद कर दूँ, संडे केवल आप रिवाइज करो, PDF रिवाइज करो। नोट्स अगर बना रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, अगर आप कॉलेज जा रहे हैं नोट्स बना रहे हैं तो भी अच्छा है, नहीं जा रहे हैं तब भी नोट्स बना रहे हैं तब भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो आपके टेट सीटेट में आएंगे। और दूसरी बात, जब आप नोट्स खुद पढ़ के बनाएंगे ना तो पहली बात तो PDF को पढ़ेंगे तो नॉलेज होगा, उसके बाद में जब आप उसको नोट्स बनाते समय लिखेंगे तो नॉलेज होगा। तीसरी बात, जब आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा तो जो लिखने की प्रैक्टिस होगी इतने दिनों से जो नहीं हुई है ना, वो भी आपकी कंप्लीटली हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक क्वेश्चन छूट गया, दो हो गया। अगर आपकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती, क्वेश्चन आपके तभी छूटते हैं पेपर में। अब आइए जानते हैं ML बिग्गी के अनुसार, मेरी बात समझ में आ रही होगी होप सो, कि जब किसी व्यक्ति का अधिगम दूसरी परिस्थिति को प्रभावित करता है तो अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। यानी कि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं अपनी लाइफ में वो अगर मैं आपको सिखा दूं तो इट मीन्स कि क्या है, बोलो, ये भी अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक, यह विद्यालय शिक्षा का आधार है। यद्यपि बालक पृथक पृथक विषयों का अध्ययन करता है परंतु उनका उपयोग वह अपने विकास के लिए समग्र रूप से करता है। सामाजिक विषयों का लाभ वह शैक्षिक निष्पत्ति से उत्पन्न होता है। ठीक, इसी प्रकार शिक्षा, भाषा, विज्ञान, गणित आदि का लाभ जीवन के अनेक अवसरों पर उठाता है। इस प्रकार शिक्षा का उपयोग वह अपने भावी जीवन में निर्माण में कर लेता है। बहुत सिंपल सा है, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या सिखाया? इतने लोगों ने परिभाषा देनी, अगर हम आपसे पूछें कि आपने उसको निष्कर्ष के रूप में आपको बताना है, कंक्लूजन के रूप में आपको बताना है, तो आप क्या बताएंगे? या हम आपको एक उदाहरण के रूप में जो भी बात समझाएं वही तो बताएंगे। एग्जाम्पल और ले लो भाई एक दो, कि आपके मम्मा पापा होते ना, क्या बोलते कि ये बाल धूप में नहीं सफ़ेद किए हैं, ये बाल जो है डाई में लगा के नहीं सफ़ेद किए हैं, ये क्या है? ये अनुभव है। बोलो, सबके मम्मा पापा होप सो दादी दादू ऐसे बोलते होंगे ना, क्या क्या बोलेंगे कि ये अनुभव है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारा अनुभव बोल रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब उन्होंने अपने ज़माने में वो सब काम किए होंगे तो उन्होंने उनसे जो सीखा वो आजकल जो हम लोग जनरेशन में है तो वो मम्मा पापा उन्हीं के कामों के द्वारा जो सीखी गई चीज़ें थी उस समय जो लूप एंड फॉल्स हैं वो आज वो हमें पहले बता रहे हैं कि बेटा ये करोगे तो कुएं में गिर जाओगे जा करके। लेकिन आजकल के बच्चे मानते नहीं है। मम्मी पापा ने बोला कि अगर इस गली ना जाना तो अरे उस गली में तो कुछ इंटरेस्टिंग होगा, कुछ न्यू होगा, कुछ अल्टीमेट हो, तो वहां जरूर जा करके देखेंगे, है ना। अगर मम्मा पापा ने कहा कि इस रास्ते से मत जाना गाड़ी लेकर के, है ना, आगे कुआं है या आगे रोड बन रही है, अरे ऐसे कैसे नहीं निकाल पाएंगे, हमारा बहुत व्यवहार है, हम किनारे से निकाल लेंगे, या वो गिट्टी किनारे कर देंगे हम उधर से निकाल लेंगे, हम बहुत व्यवहारी है हमारे। तो वो सब चीज़ें, लेकिन आप मानेंगे तो है नहीं, हम लोग तब तक नहीं मानते ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पेरेंट्स या फिर जब भी आपको कोई अपनी एक बात बताए, कुछ सिखाने का प्रयास करे, तो याद रखिएगा कि उसने अपने टाइम पे जो लर्निंग की है उसमें जो लूप एंड फॉल्स झेले हैं उसने, वो आपको बताएगा। तो जब आप अपनी लर्निंग कर रहे होंगे तो उनका प्रयोग करेंगे, तो इसी को कहते हैं स्थानांतरण। ठीक, बात समझ में आ गई। अब इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि अधिगम का स्थानांतरण एक सउद्देश्य क्रिया है। ठीक, इस क्रिया में पहले से सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग अन्य परिस्थिति में किया जाता है। इस स्थानांतरण में समायोजन की सहायता मिलती है और साथ में स्थानांतरण की धारणा का आधार प्राप्त ज्ञान एवं कौशल का नवीन परिस्थितियों में उपयोग करना है। अधिगम स्थानांतरण के पीछे अनुशासन कार्य करता है। अब जरा इसके प्रकार देख लो, क्या होता है कि इसके प्रकार होते हैं, पहला सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक और शून्य। अच्छा, होता क्या है, कुछ लोगों के ये क्वेश्चंस हुए, इसकी आलोचना भी हुई, इस वाले आपने जो ये थ्योरी दी कि एक बात बताओ, अच्छा कि जो हम लोग इस वाले काम को सीखने में कर रहे हैं, जरूरी हो सामान्य परिस्थितियां दूसरी जगह भी वही हो और उसके बाद में जो हमने यहाँ से सीखा वो सब चीज़ें यहाँ काम आ जाए। एक बात बताओ, आपने अपनी मम्मा से पूड़ी निकालना सीखा, ठीक है, ठीक है, क्या ये पूड़ी निकालने वाला लॉजिक आप सब्जी बनाते समय लगा सकते हैं? बताओ, नहीं ना।
आपका रिप्लाई आएगा, नो मैम, इसका पूड़ी बनाने का अनुभव हम रोटी बनाने और पराठा बनाने के समय काम मिला सकते हैं कि हाँ बेलते समय, निकालते समय, लेकिन सब्जी बनाने का अनुभव पूड़ी बनाने से रिलेटेड तो कहीं है ही नहीं। तो बस ये बात आ गई इसके लिए कि अधिगम स्थानांतरण के प्रकार इसीलिए रखेंगे। जैसे आपने देखा होगा आंग्ल भाषा यानी इंग्लिश में जब आप BUT को पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, बट, और यदि PUT को पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, पुट। तो इसको क्या बट जैसे इसको पढ़ रहे तो क्या इसको पट नहीं पढ़ सकते, या इसको पुट पढ़ रहे हैं तो क्या इसको बुट नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते हैं ना। क्या कहा मैंने कि नहीं पढ़ सकते हैं आप, है ना। तो इस वजह से ये सब बातें आई और इनके प्रकार को आइए जानते हैं। सबसे पहले इस सकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है, देखो मेरी लैंग्वेज में, हम अपनी लैंग्वेज में आपको समझा देते हैं सबसे पहले, फिर बुकिश लैंग्वेज पढ़ लेना। सकारात्मक स्थानांतरण वो स्थानांतरण होता है कि जब आपने किन्हीं परिस्थितियों में कोई काम किया और वहां से वो सीखा, फिर जब दोबारा किसी काम को किया तो वो सीखा हुआ जो आपका लर्निंग वाला प्रोसेस था, जो अधिगम था, जो स्किल थी, वो आपके दूसरे काम करते समय काम आ जाए यदि, तो यानी कि तो वो क्या होगा, सकारात्मक स्थानांतरण होगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे जब आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो आपके लिए स्कूटी चलाना, बाइक चलाना काफी आसान हो जाता है, ठीक। अब यदि नकारात्मक स्थानांतरण की बात की जाए तो जब आप कोई एक काम करते हैं, किसी आपने एक परिस्थिति में कोई ज्ञान प्राप्त किया, तब दूसरी परिस्थिति में उस ज्ञान और कौशल को अर्जित करने में कार्य में सहायक वो नहीं हुआ, यानी कि बाधक सिद्ध हुआ, यानी कि वो काम न करके उसने काम को क्या किया, बिगाड़ और दिया, तो उसको आप क्या कहेंगे, निगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन यानी नकारात्मक स्थानांतरण। और इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक दोनों का एग्जांपल एक और दे देते हैं आपको। यदि पॉजिटिव की बात करें और यहाँ पे निगेटिव की, तो पहले आपने क्या किया, संस्कृत भाषा सीखी, संस्कृत के बाद यदि हम आपको हिंदी सिखा दें तुरंत, तो आप आसानी से सीख जाओगे, है ना। तो यहाँ पे सीखे हुआ जो आपका कौशल होगा, जो आपका अनुभव होगा, वो हिंदी सीखने में काम आ जाएगा। लेकिन हम आपको संस्कृत सिखा दें और उसके बाद में फिर कहें आपसे कि उर्दू सीखो अब, तो इसका और उसका तो कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक। तो ये कैसा होगा, निगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन या नकारात्मक स्थानांतरण होगा। होप से बात समझ में आ गई। शून्य स्थानांतरण वो होता है, जैसे मैंने आपको पूरी और सब्जी वाला एग्जांपल दिया कि ना इससे इसका कोई लेना देना, ना उससे उसका कोई लेना देना, यानी कि दोनों की परिस्थितियों में जमीन आसमान की विषमताएं हैं, तो ना इसका स्किल उसमें काम आएगी, ना उसमें उसकी आएगी। इसी प्रकार से सीखने के स्थानांतरण के अन्य रूपों में भी बांटा जा सकता है। सबसे पहले बात करें यदि हॉरिजेंटल की, तो देखो हॉरिजेंटल ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या कहना है, बुकिश लैंग्वेज भी पढ़ा दे, बहुत सिंपल है, पढ़ लेना PDF से, जो मैंने बताया वही लिखा है सब उसमें, ठीक। अब यदि हॉरिजेंटल ट्रांसफर की बात कर दें, क्षैतिज स्थानांतरण की बात कर दें, तो इसमें अर्जित ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति द्वारा उसी कार्य की लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है। कैसे किया जाता है, जैसे एक बच्चे को मैंने सिखाया कि बेटा 2 और 3 को जब ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले 2 लाइन है, 2 है तो 2 लाइन खींच लो, फिर क्या लिखा है 3 लिखा है तो 3 लाइन खींच लो, मैम 1 2 3 मैंने खींच लिया। अब बेटा इनको काउंट करना है, कैसे काउंट करना है, इनको कट करते हुए काउंट करना है, जिसमें आपको याद रहे 1, आपने कहा कि ओके मैम 1, उसके बाद में 2, फिर 3, फिर 4 और ये 5, मैम टोटल हो गई 5, यानी कि यहाँ पे आपने क्या लिख दिया 5। तो मैंने कहा गुड, वेरी गुड। इसी प्रकार से फिर मैंने दोबारा बच्चे से कहा चलो अब आपको समझ में आ गया, आपने कहा यस मैम आ गया, मेरे को एकदम समझ में अच्छे से आ गया। हमने कहा चलो ठीक है 3 और 4 को ऐड करके दिखाओ। आपने वही वाली ट्रिक लगाई जो मैंने आपको सिखाया, आपने वहां से जो अनुभव ज्ञात किया कि मैम ने पहले सिखाया था, पहले 3 लिखा है तो 3 लाइन्स बना दो, फिर मैम ने सिखाया था कि 4 लिखा है तो 4 लाइन्स बना दो, 1 2 3 4। और अब जब इनको काउंट करना था तो काट के काउंट करना था, कहीं छूट ना जाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 हो गया, तो मैम इसका एडिशन 7 आ गया। हमने कहा वेल डन बच्चा, कीप इट अप, आप तो बहुत जल्दी मैथ सीख गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्षैतिज स्थानांतरण वो स्थानांतरण होता है जिसमें बच्चे ने पहले 2 चीजें सीखी, उसी के बेसिस पे वो आगे की चीजों को कंटिन्यू रखे, ठीक। अब यदि ऊर्ध्व स्थानांतरण की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने सबसे पहले क्या किया, बाइक वाइक चलाना सीख लिया, उसके बाद में जब आप कार चलाने चलेंगे तो आपको गियर क्लच सब कुछ पता ही होगा, तो आपको पता होगा कि किस गियर पे गाड़ी कितनी स्मूथ चलेगी, और क्लच दबा कर ही हमको गियर चेंज करना होता है, साथ में स्टीयरिंग का विशेष ध्यान देना होगा। तो ये सब चीजें आपकी वर्टिकल ट्रांसफर के अंतर्गत आती है। मतलब जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य विभिन्न प्रकार की या उच्च स्तरीय परिस्थितियों में किया जाता है, तो इससे सीखने का ऊर्ध्व स्थानांतरण कहते हैं। अब आते हैं द्विपार्श्विक स्थानांतरण कि देखो मानव शरीर के कितने भाग होते हैं, 2, दाएं और बाएं। तो बस इसी बात को इन्होंने यहाँ समझाया, जैसे बाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ, जब व्यक्ति बाएं हाथ से लिखना सीखने
में करता है तो इसे द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के द्वारा यह अच्छी तरह समझा जा सकता है कि किसी एक परिस्थिति में जो कुछ भी सीखा जाता है वह किसी नवीन ज्ञान अथवा कौशल का अर्जन करने या कार्य में परिस्थिति और अपनी प्रकृति के साथ सहायक और बाधक दोनों ही सिद्ध हो सकता है। अतः यह जानना कि वह कब सहायक सिद्ध हो सकता है और कब बाधक हो सकता है हम सभी के लिए बहुत ही महत्व की वस्तु है। अब देखो सीखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसको प्लीज 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 इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि ये बहुत अच्छे से समझ लेना। ये आपका टेट सीटेट बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के लास्ट सेमेस्टर, मतलब कुल मिला के जब तक आप टीचर नहीं बन जाओगे तब तक भी, और जब आप टीचर बन जाओगे, टीचर तो हो ही, हाँ पता आप ही ने तो कहा था मैम टीचर है, हाँ वो टीचर, लेकिन जब एक सहायक एकदम कहते नहीं गवर्नमेंट टीचर वाली जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, जब वो बन जाओगे तब वहां पे भी ये चीजें काम आएंगी। क्योंकि ये सब चीजें कैसी हैं, आपको सिखाया जाना ना कि आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, तो बच्चों को तो आपको जीवन पर्यंत पढ़ाना है। कैसे कि जब आपके अपने भी बच्चे होंगे उनको भी पढ़ाना है, मोहल्ले के बच्चे आंटी चाची चाचू के होंगे उनको भी पढ़ाना है। तो ये मत सोचो कि सिर्फ स्कूल नहीं पढ़ाना है, ये पढ़ाने वाला कार्य तो चलता ही रहेगा आपका, है ना। तो ये उसके लिए, तो आइए देखो सबसे पहले सीखने स्थानांतरण के सिद्धांत जो है वो पढ़ना है अब आपको। उसके बाद में छुट्टी करेंगे आपके कुछ सिद्धांत है। सबसे पहला सिद्धांत है आपका मानसिक अनुशासन या मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। ये आपका जो सिद्धांत है ये सबसे पुराना है, जितनी थ्योरीज दी गई उनमें सबसे पुराना है। और इस सिद्धांत के अंतर्गत सबसे ये बताया गया है कि जो आपका माइंड है उसके अंदर की जो पावर होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। जैसे याद करने की, सोच विचार करने की, या कोई किसी ने कुछ कहा कि फलानी सरकार बेकार है तो आपने कहा नहीं ये आप इनको ऐसे नहीं कह सकते, इन्होंने इतने कार्य किए हैं, तो तर्क वितर्क करने के विचार, तो ये सब आपकी क्या है, मानसिक शक्तियां हैं। जैसे याद करने की, है ना, आपको बचपन में ABCD काका काका याद कराया गया था तो वो आज भी आपको याद है। ये कौन से बच्चे हैं जो कहने काका गागा नहीं याद है, नहीं याद है ना, हम समझ रहे हैं सब आप लोगों को। हाँ मैम छोटा बड़ा तो आता है, काका गागा हम थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है ना। सच है क्या ये, बोलो फटाफट से हम लिखवा लेंगे काका गागा है, याद रखना। अगर नहीं आता तो याद कर लो चुपचाप से। एक बार बहुत बड़ी लंका लगी थी, किसके पीछे, काका काकाई के पीछे। एक बार क्या हुआ क्लास में, जब हम अपने स्कूल टाइमिंग में थे तो क्या होता था, एक्टिविटी क्लासेस लगती थी हम लोगों की, ठीक है। तो एक्टिविटी क्लासेस में क्या होता है, जूनियर सीनियर बच्चे सब साथ में बैठा दिए जाते थे। तो उस समय पहले टीचर ने क्या किया, बच्चों को खड़ा किया, बोला चलो काका काका सुनाओ। और क्या हुआ, एक तो बच्चे मतलब डर के पीछे भूल गए। पता है इवन बच्चे 13 का टेबल तक भूल जाते थे क्योंकि डर बहुत होता था एक्टिविटी, सैटरडे एक्टिविटी क्लासेस का, है ना। तो क्या हुआ, एक बच्चा भूल गया, 2 बच्चा भूल गया, हमको शुरू से कॉन्फिडेंस था, हमको खड़ा किया गया। अच्छा हम थोड़ा खंतरी थे, हमने क्या किया, हमने बहुत स्पीड में सुनाना शुरू किया। मान लो कहीं गलत भी हो जाए तो लंका ना लगे। तो हमने जैसे ही सुनाया, जैसे जब ये लाइन आई पा फा बा भा मा वाली, है ना, तो हमने इतनी जल्दी सुनाया, मैंने कहा पापा बाबा माँ। तो एक जो सर थे वो कहने लगे क्या 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 बोल गया बेटा, पापा मम्मी के लेके भाग गए। तो उस बात में बड़ी मजा आई थी सबको। तो वो चीज़ें आज भी जब हम लोगों की किसी की बातें होती हैं ग्रुप में तो बातें होती है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो बचपन में आपको चीज़ें याद कराई गई थी वो आज भी याद है। कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा स्मरण में रहते हैं, जैसे मेरा ये वाला किस्सा आपको पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया, तो आपके जीवन के भी ऐसे बहुत से किस्से होंगे, है ना। तो ये थ्योरी आपकी बहुत पुरानी होती है। और जो ये शक्तियां हैं एक प्रकार से मस्तिष्क की मांसपेशियां मानी जाती हैं, जिन्हें शरीर की मांसपेशियों की बातें अच्छी तरह उपयोग करने में और समुचित अभ्यास द्वारा शक्तिशाली बनाया जा सकता है तथा उनकी कार्य क्षमता का बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार की विकसित और सशक्त बनी हुई मानसिक शक्तियां अपने अपने विशिष्ट क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्ण सिद्धांत कार्य करती हैं। फिर विलियम जेम्स का एक आलोचना का शिकार होना पड़ा। कैसे कि विलियम जेम्स ने मानसिक शक्तियों के सिद्धांत की जांच करने का प्रयत्न किया। इन्होंने खुद की जांच का प्रयत्न किया। इन्होंने एक लोगों की क्या की, वो याद किया पोयम, तो उनको ज़्यादा मिनट लगे। फिर थोड़े दिन बाद वही पोयम को उन्होंने याद किया तो उसमें कम मिनट लगे। उसके बाद में उन्होंने दूसरे जो राइटर थे उनकी पोयम को याद किया तो फिर ज़्यादा समय लगा। तो इस बेसिस पे इन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत की आलोचना की कि कोई बहुत अल्टीमेट नियम नहीं है। फिर समरूप तथ्यों का सिद्धांत की यदि बात करें तो सबसे पहले इसको किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। और उसके बाद में इसकी जो तारीफ होती है ना, जो इसका अनुसरण किया वो किसने किया, तो वुडवर्थ ने किया। इन्होंने अपने पक्ष में अपना मत दिया और इसी वजह से इसको थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स भी कहा गया है। मतलब यह सिद्धांत बताता है कि किसी एक परिस्थिति, ऐसे समझो कि जैसे एक है आपकी कंडीशन 1, मतलब इस सिद्धांत में क्या बताया गया, एक है कंडीशन 2, तो इन कंडीशंस में जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज होंगी, जितनी ज़्यादा समानताएं होंगी, उतना ही आदमी अपने अधिगम के द्वारा सीखे गए अनुभव का प्रयोग कर पाएगा। होप सो समझ में आ गया। चलो एक बार बुकिश लैंग्वेज भी पढ़ लो भाई। तो यह सिद्धांत बताता है कि किसी एक परिस्थिति में अधिगम या प्रशिक्षण का स्थानांतरण उस सीमा तक हो सकता है जहां तक दोनों परिस्थितियों में कुछ समान या समरूप
तत्व उपस्थित हो रहते हैं। जितने तत्व दोनों परिस्थितियों में समरूप होंगे, स्थानांतरण भी उतना अधिक होगा। ठीक, सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया गया क्या, कि चार्ल्स जूड के द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत ने नवीन परिस्थितियों में समरूप तत्वों के स्थान पर सामान्यीकरण के स्थानांतरण की बात सामने रखी। अपने कुछ अनुभवों के आधार पर एक व्यक्ति कोई सामान्य सिद्धांत पर पहुंच जाता है, तो दूसरी परिस्थितियों में कार्य करते हुए तो कुछ सीखते हुए अपने निकाले हुए निष्कर्षों तथा सिद्धांतों का, यानी कुल मिला के इन्होंने भी यही बात बता दी कि जब एक आदमी एक चीज़ों से सीखता है तो उसके सामने वैसी परिस्थितियां आती हैं तो वो अपने अनुभवों को वहां पर उपयोग कर लेता है। ठीक, सेम चीज क्रो ने भी बताई। जुड्स का जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जुड का एक्सपेरिमेंट बताओ, समझा दें, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बहुत धैर्य, पहले मैंने क्या कहा, धैर्य बनाने के लिए रखिएगा। इनका एक्सपेरिमेंट सबसे समझने से पहले आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्शन क्या होता है। जिन बच्चों के पास 10th 12th में साइंस साइड होंगे, फिजिक्स वगैरह होगी, उनको पता होगा कि आवर्तन क्या होता है ना। तो ये हम लोग पहले समझ लेते हैं रिफ्रैक्शन क्या है, उसके बाद में समझेंगे जुड का एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जुड का जो प्रयोग है वो पूरा पूरा डिपेंड है रिफ्रैक्शन पे। ठीक है, सबसे पहले आइए जानते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखो, एक ग्लास है, ये बात समझना। अच्छा, आप लोगों ने देखा है कि जब किसी बर्तन में पानी भरा होता है तो अगर मान लो उसमें आपको गलती से कॉइन गिर जाता है तो वो कॉइन आपको ऊपर उठा हुआ दिखता है कि नहीं दिखता है? बोलो बोलो बोलो, फटाफट से बोलो, दिखता है। अच्छा, एक बात और बताओ, विरल माध्यम और सघन माध्यम का मतलब समझते हो? सघन माध्यम का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा जहाँ भीड़ भाड़ होती है, आपस में आदमी एकदम घुसे पड़े। और विरल का माध्यम जैसे जब मार्केट में बिल्कुल भीड़ ना हो, दूर दूर आदमी हो, ऐसे समझ लो, तो विरलता है मतलब। ठीक, तो ये देखो, एक ग्लास लिया मैंने ब्लैक कलर का और इसमें क्या भर दिया, पानी भर दिया। गिलास कैसा ट्रांसपेरेंट है, और ये आप खड़े हो, क्या कहा मैंने, ये आप यहाँ पर खड़े हो। ठीक है, अब बोला ओके मैम, मैं समझ गया। फिर मैंने कहा एक नटराज की पेंसिल लो और इस वाले ग्लास में डाल दो। मैम, आपने कहा ओके मैम। आपने कहा कि जब मैम इसको डाला तो ये ऐसे ना जा करके ये पेंसिल यहाँ पे ऐसे मुड़ी हुई दिखाई दे रही है जब हम इसको देख रहे हैं यहाँ पे। तुमने कहा हाँ, बस पहचान गए आप, यही है रिफ्रैक्शन, यही है आवर्तन की। कब, ये क्या है, ये ग्लास आधा भरा था तो यानी कि ऊपर का माध्यम कैसा था, मतलब कहने का तात्पर्य, ओ शिट, फिर से बनाना पड़ेगा अब तो। अरे यार, चलो जल्दी जल्दी बना लो। ये देखो, ये था ग्लास, ये थे आप, है ना, और ये था पानी। ठीक है, ये आपकी पेंसिल पड़ी थी, तो जब ये टूटी हुई दिखाई पड़ रही थी आपको, तो क्यों, क्योंकि ऊपर का माध्यम जो था वो कैसा था, विरल था, है ना, और जो पानी वाला माध्यम था ये कैसा था, सघन था। तो जब इसमें आपने पेंसिल डाला तो पेंसिल विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में गई, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई, अंग्रेजी मीडियम वाले छात्रों, तो क्या हुआ, तो ये अब जाना चाहिए था सीधे सीधे इसको, लेकिन कैसे हुई, बोलो, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। जाना तो इस पेंसिल को सीधे सीधे चाहिए था, लेकिन ये उस पथ से दूर हो गई, वहां ना जा करके आपको ऐसे दिख रही, मतलब पड़ी वो सीधी पेंसिल है लेकिन दिख आपको कैसी रही है, कि मुड़ी हुई यानी टूटी हुई। तो कभी देख लेना, एक ट्रांसपेरेंट वाला ग्लास लेना घर में, कांच वाला, उसमें आधा ग्लास पानी भरना, उसमें कोई भी स्टिक डाल देना, कोई पेंसिल पेन डाल देना, तो वो आपको टूटा हुआ दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि विरल आधा ग्लास पानी लेना है। ठीक है, जब कोई वस्तु विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो जब हम लोग उसको देखते हैं तो उसकी जो रेज होती हैं वो अवे हो जाती हैं पथ से अपने, यानी कि दूर हो जाती हैं, इस वजह से ये हमको पेंसिल टूटी हुई दिखती है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया आवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन सीख लिया आपने। अब जुड का एक्सपेरिमेंट सीखो। क्या था कि जुड के एक्सपेरिमेंट में जुड ने क्या किया, इस वाले को सिखाने के लिए दो ग्रुप डिसाइड कर लिए। एक ग्रुप में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखा नाम, और एक ग्रुप का नाम कंट्रोल्ड ग्रुप रखा, और उसमें एक ग्रुप को सिर्फ थ्योरी के द्वारा पढ़ाया गया, एक ग्रुप को ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया। फिर उसके बाद में उनको क्या हुआ, उस पेंसिल के टूटे हुए पे निशाना लगाने के लिए कहा गया, तो दोनों ग्रुप में चलो आराम से लगा लिया। लेकिन जब 4 इंच गहरा स्थान कर दिया गया तो जो बच्चे, सुनो, तो जब दोबारा वाला परीक्षण हुआ, यानी 4 इंच गहरा कर दिया गया, तो जो प्रयोगात्मक वाले बच्चे थे, यानी जो ग्रुप 2 था, यानी प्रयोगात्मक समूह था, उसने पूरा पूरा लाभ उठाया और वहां पे सही निशाना लगा दिया। ठीक, तो इस प्रकार से क्या हुआ, उनको सफलता प्राप्त हुई। अब आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत की यदि बात करें थ्योरी ऑफ आइडियल्स में, तो WC बागले जी ने प्रस्तुत किया इसे, और इसके अनुसार सामान्यीकरण के समानांतर के मूल में आदर्श और मूल्य होते हैं। इन आदर्शों और मूल्यों का ही एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण होता रहता है। अतः बच्चे के मूल्यों और आदर्शों के विकास के लिए समुचित प्रयत्न करने की आवश्यकता है। एक बार आदर्शों की नींव पड़ जाने पर उनका स्थानांतरण जीवन के हर क्षेत्र में होता रहता है। आदर्श और मूल्यों का स्थानांतरण होता है, इसकी पुष्टि निम्न 2 प्रयोगों के द्वारा की गई। आइए जानते हैं क्या, कि पहले प्रयोग में प्रयोगकर्ता ने तीसरी कक्षा के बच्चों को अंकगणित का प्रश्न पत्र हल करते समय स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए पूरी तरह से
सचेत किया, जबकि दूसरे विषय के पर्चे हल करते समय ऐसा कुछ नहीं कहा गया। जब इस सभी पर्चों की उत्तर पुस्तिकाएं देखी गई तो मालूम हुआ कि अंकगणित की उत्तर पुस्तिकाओं में अन्य विषयों की तुलना में स्वच्छता का बहुत अधिक ध्यान रखा गया था। फिर दूसरे प्रयोग में क्या हुआ, प्रयोगकर्ता ने सभी प्रश्न पत्रों को हल करते समय पूरी स्वच्छता रखने पर बल दिया। बच्चों को जीवन के सभी क्षेत्रों में विद्यालय के अंदर और बाहर स्वच्छता रखने का लाभ और महत्व को पूरी तरह से परिचित कराया। इस प्रकार के बच्चों में स्वच्छता को एक आदर्श और मूल्य के रूप में देखने के रूप में विकसित किया करने की भरपूर चेष्टा रही। बात समझ में आई? ये इनका पहला प्रयोग था, ये इनका दूसरा प्रयोग था, है ना। अब देखो, ऊपर वर्णन किए गए स्थानांतरण के सभी सिद्धांत एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सीखने तथा प्रशिक्षण का स्थानांतरण कैसे होता है, इस बारे में काफी गंभीर मतभेद रखते हैं, प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तविक रूप से देखा जाए तो यह मतभेद ऊपरी ही है। ये भी सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी नहीं है, अभी तो कैसे है, पूरक है ना। अब अधिगम स्थानांतरण की कुछ दशाएं होती हैं, तो ये हम आपको कल के चैप्टर में पढ़ाएंगे। और हाँ देखो, पेपर 1 की क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी है 80 मार्क्स की 80 वीडियोस के साथ में। पेपर 2 की क्लासेस सुबह आपकी 10 बजे चल रही है। पेपर 3 की क्लासेस आपको शाम की 5 बजे चल रही है। जो बच्चे कॉलेज जाते हैं या जिनके जानने वाले लोग बीएड कर रहे हैं, उन तक आप ये क्लास के चैनल का लिंक साझा कर दो। और ये पीडीएफ जैसे मैं आपको रोज दे देती हूँ ना 8 बजे तक, आज नहीं दूंगी क्योंकि देखो इसी पीडीएफ में आपकी कल वाली क्लास भी है। तो ये जब कल वाली क्लास करवा देंगे ना, तब आपको टेलीग्राम पे सुबह वाली पीडीएफ आज की और आज की शाम वाली पीडीएफ भी आपको कब मिलेगी, कल मिलेगी। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ के लिए आप हमारे क्लास के लिंक के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन और अबाउट सेक्शन में हर जगह पिन हुआ मिल जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का जानने का समय। हमेशा की तरह लिख दो क्या कि अपनों के लिए, है ना। तो मेरे बोलने से पहले लिख दिया करो क्या कि हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मम्मा पापा दादी दादू फैमिली मेम्बर्स को मेरा प्रणाम बोलिएगा मैम ने आशीर्वाद मांगा है। और उसके बाद में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। सबका ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा। ओके, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके।